कहा गया है ना कि जब तक आपकी कमियां देखने वाला कोई नहीं होगा, आपने देखा होगा कि विराट कोहली जैसा महान बल्लेबाज, सचिन तेंदुलकर जैसा महान बल्लेबाज, उसका भी एक कोच है, उसे कमी नोट करते हैं डायरी में जब सब खेलते हैं, और वो बताते हैं, फिर वो सुधार करते हैं। यहाँ तो बता दीजिए झगड़ा कर ले, मेरी कमी बताई जा रही है, ये चीजें हैं। तो जब तक सुधार के लिए जो जो बिंदु हैं वो करना पड़ेगा। सबसे पहला, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। आप सोचो यूपीएससी में लगभग 1000 पद आते हैं और 5 लाख के आसपास बच्चे प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरते हैं। रेशियो आप निकालेंगे तो उस पैदा होने वाले कंपटीशन से कम कंपटीशन है बाबूजी। 200 से 300 मिलियन में एक व्यक्ति पैदा हुआ। अब जो सिचुएशन है हमें उस सीन तो लड़ना है। लोग करते क्या हैं, कई बार क्या होती है कि ओवर एक्सपेक्टेशन चीजें, जैसे कई बार हम बच्चों काउंसलिंग जाते हैं, उनको अपनी कैपेसिटी पता नहीं, उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या है, उनकी सोशल कैपेसिटी क्या है, उनकी फिजिकल कैपेसिटी क्या है, उनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, उनका स्वॉट एनालिसिस क्या है, पता ही नहीं है। और वो फील्ड में, जैसे हमें तलवार चलाने तक नहीं आता है और हम तोप वाला बटन लिए देते हैं, झटका मारेंगे हम पीछे गिरेंगे। हम सब लोग प्रयास करते हैं, हमने भी आपने प्रयास किया सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है, सब कुछ किया, अगर लोग आज भी कर रहे हैं आने वाले समय भी करेंगे। लेकिन जहां तक है, एक सर्वे हमने गूगल किया था कुछ दिन पहले, अब प्रेजेंट टाइम में हमने प्रेजेंट टाइम का डाटा नहीं निकाला है, शायद ओवरऑल इंडिया हमने उसमें गूगल किया था, तो शायद 3%, 3.5% के आसपास गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। 97% लोग प्राइवेट सेक्टर में, वो चाहे सेल्फ डिपेंड है या कुछ भी काम करते हैं। यहाँ कहने का अर्थ मेरा प्रश्न आपसे सर ये है कि प्लान ये बना के हम चलें, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी ओवर पॉपुलेशन होने के कारण ये प्लान पे हम सक्सेस नहीं होते हैं, तो हम कितने टाइम पीरियड तक प्लान ए पर हम फोकस करें, क्या उसके बाद अपने स्किल डेवलपमेंट पे आकर के उस सेल्फ डिपेंड का कुछ काम शुरू करें, या तब तक हम, हर चीज का एक समय है जी। जैसे आपके पास जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानना, खासकर ये तो बात हो गई कंपटीशन में कि बच्चे जैसे खासकर बड़े कंपटीशन में जाते हैं, हमारे यहाँ की जो पढ़ाई की क्वालिटी वही खराब है। जैसे बच्चा, अब एक बहुत छोटी सी बेसिक बात समझो, कोई आदमी काम करता है 8 घंटे काम करता है, अगर वो ड्यूटी पर बैठ के काम करता है तो उसे कितनी बार उठने दिया जाएगा? 2 बार 3 बार? तो 2 बार अगर उठने दिया गया, 3 बार उठने दिया गया, तो लगभग 2.5 घंटे का एक स्लॉट हो गया। 2.5 घंटे बाद आप उठोगे? क्या बच्चा लगातार 2.5 घंटे बैठ के पढ़ता है? मतलब काम तो उसे 8 घंटे बैठकर करना ही करना है, लेकिन वो 8 घंटे बैठ के पढ़ नहीं पा रहा है। पढ़ते हैं, ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हम लोग के लाइब्रेरी में एडमिशन है, 12-12 घंटे बैठते हैं और वो रिजल्ट आते। तो जो आपने पूछा ना कि उसमें जैसे कुछ बच्चे हैं ऐसे हमारे पास आते हैं कि पिताजी ने 3 साल भेजा, यहाँ ग्रेजुएशन किया, हमने बीए किया, अब वो कह रहे हैं कितने दिन तक पढ़ोगे? अब पिताजी को यही नहीं मालूम है कि बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद तुरंत उनको नौकरी मिल जाएगी। ये चीजें तो वो गांव से निकल के आए 12th करने के बाद में, और 3 साल इन्होंने यहाँ किया ग्रेजुएशन। अब 3 साल ग्रेजुएशन किया, 4 साल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उनको 4 साल से गोंडा रह रहे हो, अभी तक कुछ नौकरी वोकरी नहीं लगी, इस टाइप का। तो वो ईयर काउंट करते हैं। तो डिपेंड करता है किस फैमिली से आप आते हो, क्या चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो लास्ट एक कंक्लूजन पॉइंट है वो ये जानना है कि आप अपने टारगेट को एक निश्चित समय के अंदर पाने का डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसीलिए तो टाइम टेन्योर रखा गया। यूपीएससी ने क्यों जनरल के लिए 32 साल रखा? ठीक है, जो भी उसका है चीजें, ठीक है। तो ये और यूपीपीसीएस में 40 साल, ये चीजें। फिर भी आप नौकरी को पंचवर्षीय योजना ना बनाएं। दिक्कत ही होती है ना कि जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में, ये हो सकता है जो मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ लोगों को खराब लगे कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये चीजें नहीं है, जानते सब है, लेकिन बताने में सबकी हालत खराब होती है, चीजें होती है। देखिए हमारा जन्म ही कंपटीशन से हुआ है, बिल्कुल। हमारा जन्म ही कंपटीशन से हुआ। 200 से 300 मिलियन स्पर्म के ड्रॉप आउट होने से एक व्यक्ति का जन्म होता है। अब उससे बड़ा कंपटीशन तो नहीं है। नहीं। तो जब हम पैदा ही कंपटीशन से हुए हैं तो फर्क क्या पड़ता है कंपटीशन? मिलियन के संघर्ष के, मिलियन में संघर्ष है, फिर एक बंदा पैदा होता है, बंदा या बंदी जो भी वो पैदा होता है, ठीक है।
उसका जन्म ही कंपटीशन से हुआ है। अगर ये बात उसके बेसिक दिमाग में बता दी जाए कि आपको, और हिंदुस्तान जैसे देश में दूसरा अगर इसका सेकंड पहलू हम आए, जो दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारी है, तो जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है तो कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाया होगा उसको पूरा करने में आप लगे होंगे। जैसा कि विगत कई दिनों से आपको पता होगा कि प्रत्येक रविवार को गोंडा में हमारे यहाँ विचारों की उठक बैठक कार्यक्रम अनवरत कई संडे से चल रहा है। उसी क्रम में आज आपको दिख रहा होगा कि हम एक नए स्थान पे हैं, शिवा कंपटीशन हब, जो गोंडा नहीं बल्कि पूरे मंडल का एक एजुकेशन का हब बना हुआ है। आज हम भाई साहब के साथ आए थे, वहीं बैठे थे, तो हमने आपके स्टूडियो से ही सोचा कि आज आप लाइव आते हैं और आपको आज विचारों के उठक बैठक कार्यक्रम के तहत अपने विचार रखे जाते हैं। सबसे पहले आपको आज भाई बहन का पवित्र त्योहार भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज हम कुछ नए विचार के तहत बात करेंगे। और जैसे आपके यहाँ संस्थान में अनेक क्षेत्र में बच्चे पढ़ने आते हैं, अनेक क्षेत्र में जाने की तैयारी करने के आते हैं, चाहे SSC हो, वनडे एग्जाम हो, उसके विषय भी चर्चा करेंगे, कुछ रोजगार पे चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ बच्चे की पढ़ाई पे चर्चा करेंगे, पढ़ने की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तमाम बच्चे होते हैं कि पढ़ते पढ़ते अब बोरियत महसूस कर रहे हैं, अब वो हतोत्साहित हो चुके हैं, अब उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसे तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। उस समस्या के समाधान पर आज हम बात करेंगे अपने उसी कार्यक्रम के तहत, एपिसोड के तहत, विचारों की उठक बैठक। सबसे पहले आज विचारों की उठक बैठक कार्यक्रम के तहत हमारे बड़े भाई साहब, जो कॉमर्स के जनक कहे जाते हैं गोंडा के, और शिवा कंपटीशन आपके डायरेक्टर हैं, सबसे पहले हमारा सादर प्रणाम आपको। और थोड़ा कुछ आज आप भी बधाई के भाई बहन का आज त्योहार चल रहा है, उस पर अपना कुछ आशीर्वाद बहनों को, भाइयों को दे दीजिए। हमारे सभी प्रिय दर्शकों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप इसी प्रकार से त्यौहार मनाते रहें हर्षोल्लास के साथ। वैसे भारत त्योहारों का देश है, हम तो क्लास में कहते रहते हैं। एक त्यौहार खत्म हुआ, नागपंचमी खत्म हुई, रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन खत्म हुआ, जन्माष्टमी आ गई, जन्माष्टमी खत्म हुआ, पितृपक्ष आ गया, पितृपक्ष खत्म हुआ, नवरात्र आ गया, नवरात्र खत्म हुई, दीपावली आ गई। तो हमारे यहाँ उत्सवों का देश है। भारत देश जो है वो उत्सवों का देश है। कोई महीना ऐसा नहीं जाता है जिस महीने में त्योहार और छुट्टियां ना हो। ये उस समय की बात थी जब हम लोग स्वरोजगार में हुआ करते थे, तो उस समय हम अपने काम करते थे और तमाम सारे त्योहार के हमारे मनोरंजन के माध्यम यही होते थे। हमारे मनोरंजन के माध्यम पार्क नहीं, हमारे मनोरंजन के माध्यम तमाम सारे पब नहीं, हमारे मनोरंजन के साधन तमाम सारे अन्य नहीं थे। यही त्योहारों के माध्यम से हम मनोरंजन करते थे। तो भारत तो उत्सवों का देश है, तो इसी उत्सव में भैया दूज का जो भी उत्सव है, उस सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक सबसे बड़ी बात मैं यही से शुरू करता हूं, जिस प्रकार से समाज में तमाम सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, और आप देख रहे हैं कि कई बार बहनें निकलती हैं पढ़ने के लिए, तमाम सारे कुछ लोगों के द्वारा ऐसे कमेंट कर दिए जाते हैं, घर पे जाके कहती हैं जब वो, तो माँ बाप कहते बेटा घर में रहो, रोटी बनाओ, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उन भाइयों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आपकी किसी भी मनसा वाचा कर्मणा की वजह से ऐसा ना हो कि कोई परिवार अपने बेटी को घर में बंद कर दे, वो आपके कृत्यों की वजह से ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया, टिप्पणी कर दिया। वैसे तो अब तो तमाम सारे महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल ही रहा है। आजकल लड़का 1 घंटा लेट हो जाता है तो गार्जियन परेशान हो जाता है, कहीं ऐसा नहीं एंटी रोमियो वाले उठा ले गए हैं। तो ये बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कि महिला सशक्तिकरण पे उन्होंने तमाम सारे ऐसे नंबर जारी कर दिए हैं, और एक भी नंबर ऐसा नहीं जो पुरुष सशक्तिकरण के लिए जारी हो। फिलहाल हमारा समाज एक उन्नत समाज की ओर बढ़ रहा है, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस त्योहार को प्यार मोहब्बत से मनाएं, और एक इस गरिमामयी उपस्थिति का ध्यान रखें कि आपके किसी भी ऐसे कार्य की वजह से कोई भी परिवार, कोई भी लड़की घर में न बंद हो कि आपके कारण उसे पढ़ने के लिए, उसे बाहर जाने के लिए, उसे शिक्षा लेने के लिए उसकी शिक्षा बाधित हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं बहुत अच्छा, देखिए आपने
इसका कहा जाता है कि विचारों के उठक बैठक में आपने बहुत अच्छा अपना विचार रखा कि आपके एक कर्म से किसी की एजुकेशन लाइफ खत्म हो सकती है, आपके एक शरारत से, एक हरकत से किसी बहन बेटी की शैक्षणिक जीवन समाप्त हो सकता है। कहा अभी आपने बताया कि तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा जो कार्यक्रम हम चलाए जा रहे हैं वो बाहरी संसाधन है। जब तक हमारी खुद की जमीर नहीं जागृत होगी तब तक ये कृत्य कम हो सकते हैं लेकिन बंद नहीं हो पाएंगे। तो बहुत अच्छा, जैसा कि हम सुना करते हैं, हम तो आपके संस्थान से अटैच भी हैं और करीब करीब 15 से 20 साल के आसपास आपका अनुभव भी, आप संस्थान चला रहे हैं, 20 साल पुराना आपका संस्थान है। कई हजारों में बच्चे पढ़ करके सेवा में इस समय कार्यरत हैं, प्रदेश में है, देश में है, हो सकता है 2-4 बाहर भी हों, जो आउट ऑफ कंट्री। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या सर है कि जो आप देख रहे होंगे, आपके यहाँ तो हर क्षेत्र में जाने की तैयारी होती है, चाहे एसएससी में जाना चाहें, चाहे सिविल में जाना चाहें, चाहे टीचिंग लाइन में जाना चाहें, चाहे रेलवे में जाना चाहें। ओवर पॉपुलेशन को देखते हुए इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, इतना मेहनत करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद जो सबसे बड़ी मुझे समस्या दिख रही है कि जब बच्चे सेलेक्ट होकर के सेवा में चले जाते हैं तो ऐसा कौन सी संजीवनी बूटी है, ऐसा कौन सा इंजेक्शन वहां है कि तुरंत आके लग जाता है और फिर ये संघर्ष को भूल करके और वो फिर उस सेवा में वो रुचि नहीं ला पाते हैं जो सरकार चाहती है, समाज चाहती है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं एक ही क्षेत्र का, एजुकेशन लाइन का, कि शायद आई थिंक आप तो हमसे बेहतर जानते हो, हमने तो तैयारी करके छोड़ा है और आप तो तैयारी करवा ही रहे हैं कई सालों से, कि इस समय जब से सुपर टेट आया है शायद 14 सब्जेक्ट है जी। इस समय अगर देखा जाए तो भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का जी, सबसे बड़ा एग्जाम है, यूपीएससी से भी कठिन एग्जाम हो गया है प्राइमरी का टीचर बनना जी। 14 सब्जेक्ट, इतने स्टेप, पहले बीएड कीजिए, फिर टेट निकालिए, फिर सुपर टेट निकालिए, फिर मेरिट में आइए, इतना स्टेप क्रॉस करने के बाद जब टीचर बन के वहां लोग जाते हैं तो आखिर वहां क्यों शून्य हो जाते हैं? हालांकि सब लोग तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या कारण है? कार्य में मन नहीं लगता है? इसके तीन प्रमुख, तीनों स्तंभ जैसे ट्रायंगल होता है जी, त्रिभुज होता है, तो उसमें 3 एंगल हैं। वैसे ही हमारा जो ट्रायंगल है उसमें हमारा ये जो प्रश्न आपने किया है उसमें 3 एंगल हैं। सबसे पहला उसमें जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है समाज। मैं सरकार और शिक्षक को दोषी नहीं मानता हूं, मैं सबसे पहले समाज को दोषी मानता हूं। समाज को इसलिए कि आज हमारे पास जब बेहतर संसाधन होते हैं या हमारे पास पैसा होता है तो हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो चीजें हम बेहतर तरीके से ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, आप प्राइमरी विद्यालय की बात कर रहे हैं, प्राइमरी विद्यालय में बेहतर शिक्षक है, इस बात का नो डाउट, क्योंकि 14 सब्जेक्ट पास करके वो गया है, या पहले से जो है वो भी बीए बीएड या बीटीसी करके आए हैं, तो गुणवत्ता में कोई, क्योंकि कहा ही जाता है कि प्राइवेट में, मतलब अब सीधे तो नहीं कहा जाता, प्राइवेट में वही रहते हैं जिनका सरकारी सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो सरकारी सेवाओं में गया है वो बेहतर तो है, इसमें कोई 1 ग्राम का भी शक नहीं है कि वो बेहतर नहीं है। दूसरी चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है वातावरण। ठीक, जैसे आप गोंडा की बात कर लें, गोंडा में 58% शिक्षा स्तर है, ठीक, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में दबंग ना हो। दबंगई 100% है और शिक्षा 58% है। वो हम लोग कहते हैं घर पे कराइन नहीं है लेकिन बगल में कट्टा जरूर होगा जरूर, ठीक है। तो मतलब हम जिस तरफ फोकस करते हैं वही बढ़ता है। जैसे आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि कंपटीशन, आपका नाम भी है संस्थान का, और कंपटीशन चल भी बहुत रहा है। इस कंपटीशन की जो मूलभूत जड़ है वो ओवर पॉपुलेशन है, जिसको देख करके तमाम बच्चे ऐसे हैं, हमारे युवा, हमारे पेरेंट्स भी हैं बच्चे के साथ साथ। अगर बच्चा कमेंट करता है या अपने पापा से अपेक्षा करता है कि पापा मैं इस चीज की तैयारी कर लूँ, तो कभी कभी पापा कहते बेटा बहुत भीड़ है, वहां नहीं जा पाओगे, हम पैसा कौड़ी खर्च करें, वहां ना सेलेक्ट हो पाओ। तो भीड़ की वजह से, कंपटीशन की वजह से और ओवर पॉपुलेशन की वजह से, कभी कभी पैसे की वजह से, कभी बच्चे पीछे कदम खींच लेते हैं, कभी माँ बाप पीछे कदम खींच लेते हैं। तो इतनी बड़ी भीड़ में
अच्छा, जो वैकेंसीज भी आ रही है तो बहुत नॉर्मल आ रही है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इतनी बड़ी भीड़ में अगर कोई सिलेक्शन के लिए अपेक्षा करे या सोचे भी जी, तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, बेसिक बात नहीं पता होती है या बेसिक बात कोई बताता नहीं है। हम लोगों के यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें बेसिक मोटिवेशन देती है, लेकिन कभी कोई नहीं बताता है। ये हो सकता है जो मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ लोगों को खराब लगे कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, या चीजें नहीं है, जानते सब है लेकिन बताने में सबकी हालत खराब होती है, चीजें होती है। देखिए, हमारा जन्म ही कंपटीशन से हुआ है। बिल्कुल। हमारा जन्म ही कंपटीशन से हुआ। 200 से 300 मिलियन स्पर्म के ड्रॉप आउट होने से एक व्यक्ति का जन्म होता है। अब उससे बड़ा कंपटीशन तो नहीं है। नहीं। तो जब हम पैदा ही कंपटीशन से हुए हैं तो फर्क क्या पड़ता है कंपटीशन? मिलियन के संघर्ष के, मिलियन में संघर्ष है, फिर एक बंदा पैदा होता है, बंदा या बंदी जो भी वो पैदा होता है, ठीक है, उसका जन्म ही कंपटीशन से हुआ है। अगर ये बात उसके बेसिक दिमाग में बता दी जाए कि आपको, और हिंदुस्तान जैसे देश में दूसरा अगर इसका सेकंड पहलू हम आए, जो दुनिया का सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ी आबादी वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारी है, तो जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है तो कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर ये जैसे हमको पता कि इस रास्ते जाएंगे हमें शेयर मिलना है, तो उस तरीके से हम तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ दिक्कत ये हो जाती है ना कि मिलना तो शेयर है और हम बता देते हैं बकरी से भी मुलाकात नहीं होगी। जैसे एक और थोड़ा सा इसी से लिंकअप करें कि हमारे यहाँ तमाम सारी चीजें नुकसान क्यों खा गई। जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलवा दिया, क्यों? क्योंकि वहां जो शास्त्र ही रखे थे, अगर वहां शस्त्र भी रखे होते तो शायद न जलवाते। ये चीजें तो बच्चों को शस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ शस्त्रों की भी जानकारी, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो समस्याएं आने वाली हैं उनको पहले ही बता दिया जाए। जो समस्याएं आने वाली है, भाई जैसे ही नौकरी मिलता है समाज में 20 लाख 25 लाख उस बंदे का दाम हो जाता है, समाज में नाम हो जाता है, ठीक है, और उसको मतलब वो अपने परिवार का प्रथम व्यक्ति हो जाता है। जब इतने सारे एडवांटेज मिलने हैं तो अगर बहुत आसानी से मिल भी जाए, जैसे कल्पना करो हीरा हर जगह पाया जाए, वैल्यू रहेगा? कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि भाई समाज में बड़ी बुराई है, कहता हूँ बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा। जहाँ पे सारे 90% वाले हैं वहां फेल का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, क्योंकि कोई फेल होता ही नहीं। ये चीजें तो अच्छाई और बुराई का दोनों संतुलन आवश्यक है। खत्म होना, अगर एक चीज खत्म हो जाएगी दूसरी चीज की वैल्यू घट जाएगी। अच्छे लोग, बुरे लोग समाज से हट जाएंगे तो अच्छे लोगों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। सब अच्छे ही रहेंगे तो फिर अच्छे लोगों की क्या वैल्यू है? अगर कंपटीशन, अच्छा बड़े आसानी से आपको, जैसे आप देखो, पहले जैसे पिछली बार मैंने कहा था, पहले सरकारी नौकरी लोगों को बुलाती थी, तब वैल्यू नहीं थी, तब भी तो सारे लोग कहाँ नौकरी करते थे, ये तो सरकारी नौकरी में वैल्यू ही नहीं थी ये चीज। तो अब क्या है कि पहले सरकारी नौकरी लोगों को बुलाती थी, आज लोग सरकारी नौकरी को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन। और ये समस्या मैं बता दूं, खासकर जो कंपटीटर हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं वो सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं, अवेयर हो जाएं कि कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा हिंदुस्तान में। और अभी तो कम है। मैं एक नई बात आपको बताऊं जो आप भी जानते हो कि मशीनरी युग आ रहा है, डे बाय डे मैन पावर समाप्त हो रहा है। तो मैन पावर डे बाय डे समाप्त हो रहा है, इसलिए जितनी जल्दी आप रोजगार युक्त हो जाए उतनी अच्छी बात है। नहीं तो ये मशीन पावर, जैसे बैंक क्लर्क का जगह कौन ले गया? एटीएम ले गया, ठीक। मास्टर का जगह एआई ले जा रही है, ये चीज शुरू हो गया है, ठीक है। तो आने वाले समय में मशीनरी का, और वास्तव में मशीनरी का उपयोग वहां होता था जहां पर मैन पावर कम थी, लेकिन अब चूंकि प्रोडक्शन सस्ता पड़ता है तो लोग मशीन का यूज हर जगह, जैसे पहले हमारे यहाँ गड्ढा खोदने, सड़क बनाने का काम मजदूर करते थे, अब मशीनें कर रही हैं। मजदूर देखते हैं बेचारे। पहले हम लोग, हमारे यहाँ सबसे पहली बार छत पड़ा तो मैं बताऊं पूरा गांव छत डलवाने आया था, और आज 5-6 मजदूर और बाकी वो मशीन सब गोल मिला करके छत डाल देती है। तो डे बाय डे जैसे मशीनरी का यूज है, इसे तो गांधी जी ने मशीनरी का विरोध किया था, लेकिन आज चूंकि इस ग्लोबलाइज्ड युग में, मॉडर्नाइज्ड युग में हम मशीनरी का विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैन पावर उस लेवल का प्रोडक्ट ही नहीं बना सकता। तो ये चारों 5-6 उदाहरण जो मैंने दिया, इन सभी उदाहरणों को लेके हम बच्चे को ये सीखना पड़ेगा कि अगर उसे गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो वहां संघर्ष है।
अब उस संघर्ष को उसे पार करके ही जाना है। आप सोचो यूपीएससी में लगभग 1000 पद आते हैं और 5 लाख के आसपास बच्चे प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरते हैं। रेशियो आप निकालेंगे तो उस पैदा होने वाले कंपटीशन से कम कंपटीशन है बाबूजी। 200 से 300 मिलियन में एक व्यक्ति पैदा हुआ। अब जो सिचुएशन है हमें उस सीन तो लड़ना है। लोग करते क्या हैं, कई बार क्या होती है कि ओवर एक्सपेक्टेशन चीजें, जैसे कई बार हम बच्चों काउंसलिंग जाते हैं, उनको अपनी कैपेसिटी पता नहीं, उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या है, उनकी सोशल कैपेसिटी क्या है, उनकी फिजिकल कैपेसिटी क्या है, उनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, उनका स्वॉट एनालिसिस क्या है, पता ही नहीं है। और वो जैसे हमें तलवार चलाने तक नहीं आता है तो हम तोप वाला बटन लिए बैठे, झटका मारेंगे हम पीछे गिरेंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानना, खासकर ये तो बात हो गई कंपटीशन में कि बच्चे जैसे खासकर बड़े कंपटीशन में जाते हैं, हमारे यहाँ की जो पढ़ाई की क्वालिटी वही खराब है। जैसे बच्चा, अब एक बहुत छोटी सी बेसिक बात समझो, कोई आदमी काम करता है 8 घंटे काम करता है, अगर वो ड्यूटी पर बैठ के काम करता है तो उसे कितनी बार उठने दिया जाएगा? 2 बार 3 बार। तो 2 बार अगर उठने दिया गया, 3 बार उठने दिया गया तो लगभग 2.5 घंटे का एक स्लॉट हो गया। 2.5 घंटे बाद आप उठोगे क्या? बच्चा लगातार 2.5 घंटे बैठ के पढ़ता है? मतलब काम तो उसे 8 घंटे बैठकर करना ही करना है, लेकिन वो 8 घंटे बैठ के पढ़ नहीं पा रहा है। पढ़ते हैं, ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। हम लोग के लाइब्रेरी में एडमिशन है, 12-12 घंटे बैठते हैं और वो रिजल्ट आते। तो जो आपने पूछा ना कि उसमें, जैसे पिछले पार्ट में आपने पूछा था कि कौन सा इंजेक्शन लग जाता है कि वो वाला लड़का आगे निकल जाता है, ये प्रश्न आपका था। जिसका लक्ष्य क्लियर होता है, जैसे हम लोग कई बार पूछते हैं अच्छा ये नहीं मिला तो साहब दूसरा कर लेंगे। तो ये जो मल्टीपल चॉइस है ना, बहुमार्गी, ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं, कुछ नहीं कर पाते। प्लान बी इतना स्ट्रांग ना हो कि प्लान ए के बजाय प्लान बी बन जाए। यहाँ लोग यही दिक्कत होती है। सिविल की तैयारी करने गए, आईएएस, अरे नहीं होगा तो पीसीएस कर लेंगे। ठीक है, पीसीएस जब नहीं हो पाया, अरे आरओ दे लेंगे, आरओ नहीं हुआ तो बीईओ दे लेंगे, बीईओ नहीं हुआ तो सुपरटेट दे लेंगे। तब तक ये निकल गई, कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि वहां से ढुर के और जमीन पे आके गिरे। तो कई बार हमारा प्लान बी इतना खराब हो जाता है। प्लान बी होना आवश्यक है, लेकिन प्लान बी पर डिपेंडेंसी ना हो। कई बार यही दिक्कत हो जाती है भाई। बहुत सारे लोग सफल इसलिए होते, जैसे आपने 12th फेल देखा हो, उसके पास जीवन में कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। करता क्या भाई? वो भी चक्की तो चला ही रहता, सोचता आप आईएएस नहीं करेंगे, चक्की चला के काम चला लेंगे। चक्की उसका बेस था आईएएस बनने के लिए, न कि चक्की उसका ड्रीम था। एक माध्यम बना हो ये। और हम लोग की दिक्कत ये हो जाती है, वो जो रास्ता होता है, हम रास्ते का एंजॉय करते हैं, मंजिल छोड़ देते हैं। घर से निकले, बगल में बढ़िया लाल पीला हरा नीला गुलाबी खेत है फूल का, बस बैठ के वही एंजॉय कर लेंगे, शाम हो गई घर लौट आए। ये कई बार बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। तो कंपटीशन है नो डाउट, लेकिन आपको आज बेस पता चल गया होगा कि 230 से 300 मिलियन कंपटीशन में आप पैदा हुए हैं। ठीक है, इसलिए कंपटीशन से डरना नहीं। और बताऊं आपको, कोई भी फील्ड दुनिया का ऐसा नहीं जहां समस्याएं ना हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अगर दिन भर में एक बार आप समस्या से नहीं जूझते हैं, इट मींस आप जिंदा नहीं। क्योंकि मुर्दे व्यक्ति को तो जला दिया जाता है, उसकी कोई समस्या नहीं होती। मृत व्यक्ति को लकड़ी रखो, उसके ऊपर चाहे 1 कुंटल रखो, 3 कुंटल रखो, चाहे आपके ऊपर अभी आधा कुंटल लकड़ी रख दिया, चिल्लाने लगोगे, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो मुर्दे के पास कोई समस्या नहीं होती है, जिंदे के पास हजारों समस्याएं। तो सही कहा। देखिए, कंपटीशन आपने बता दिया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक है, और बिल्कुल सही है। जन्म लिया तब कंपटीशन था, उसके बाद बचपन में कंपटीशन लगा होगा, फिर जब जवान हुए तब हुआ, फिर शादी को लेके हुआ, शादी में भी देखिए 4-5 ऑप्शन आते हैं, उसमें कभी चूज करते हैं, वो भी गलत हो जाता है, तो वहां भी होगा। फिर नौकरी का हुआ, फिर बच्चे की हुआ। तो चैलेंज जीवन में रहेगा, इन कंपटीशन से आपको भागना नहीं है, और इन कंपटीशन को फेस करते हुए आपको अपना जीवन जीना है, लगे रहना है। बस एक चीज, जो तमाम बातें आपके निकल के आई हैं इतनी देर में, कि अपने आप टारगेट को तय कीजिए, जो ये आपने बताया, उस टारगेट पे फोकस कीजिए, रास्ते का एंजॉय लीजिए। रास्ते का एंजॉय लेना शुरू करेंगे तो लक्ष्य छूट जाएगा।
दूसरी चीज जो आपने बताया अभी कि हमेशा प्रयास कीजिए कि अपने जो प्लान ए है जीवन का, प्लान ए जीवन को बनाइए और यही सोचिए, प्लान ए के बारे में सोचिए, करिए, लगे रहिए। जीवन में प्लान बी होना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि प्लान ए को इफेक्ट पर डाले, ओवरटेक कर जाए, उसको डिस्टर्ब ना करे। प्लान बी जरूरी है, लेकिन ए पे फोकस कीजिए। जब प्लान ए सक्सेस ना होगा तब प्लान बी के बारे में सोचेंगे, देखा जाएगा, लेकिन तब तक उसको मृत अवस्था में रहने दीजिए। पहले कहा जाता ना कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब हजार, ये चीज, तो ये सब चीजें थी, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा अब यहाँ प्लान ए प्लान बी की बात आती है, तो हम अगला प्रश्न आपसे यही करेंगे कि हम सब लोग प्रयास करते हैं, हमने भी आपने प्रयास किया सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है, सब कुछ किया, अगर लोग आज भी कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। लेकिन जहां तक है, एक सर्वे हमने गूगल किया था कुछ दिन पहले, अब प्रेजेंट टाइम में हमने प्रेजेंट टाइम का डाटा नहीं निकाला है, शायद ओवरऑल इंडिया हमने उसमें गूगल किया था, तो शायद 3%, 3.5% के आसपास गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। 97% लोग प्राइवेट सेक्टर में, वो चाहे सेल्फ डिपेंड है या कुछ भी काम करते हैं। यहाँ कहने का अर्थ मेरा प्रश्न आपसे सर ये है कि प्लान ये बना के हम चलें, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी ओवर पॉपुलेशन होने के कारण ये प्लान पे हम सक्सेस नहीं होते हैं, तो हम कितने टाइम पीरियड तक प्लान ए पर फोकस करें, या उसके बाद अपने स्किल डेवलपमेंट पे आकर के उस सेल्फ डिपेंड का कुछ काम शुरू करें, या तब तक हम, हर चीज का एक समय है जी। जैसे आपके पास बच्चे होंगे अलग अलग, जो 35 साल भी हो गए हैं, अभी भी अपने आराम से, आप वो कब करेंगे? ये अलग अलग डिपेंड करता है कि उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। जैसे कुछ बच्चे हैं ऐसे हमारे पास आते हैं कि पिताजी ने 3 साल भेजा, यहाँ ग्रेजुएशन किया, हमने बीए किया, अब वो कह रहे हैं कितने दिन तक पढ़ोगे। अब पिताजी को यही नहीं मालूम है कि बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद तुरंत उनको नौकरी मिल जाएगी। ये चीजें तो वो गाँव से निकल के आए 12th करने के बाद में, और 3 साल इन्होंने यहाँ किया ग्रेजुएशन। अब 3 साल ग्रेजुएशन किया, 4 साल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उनको 4 साल से गोंडा रहे हो, अभी तक कुछ नौकरी वोकरी नहीं लगी, इस टाइप का। तो वो ईयर काउंट करते हैं, तो डिपेंड करता है कि इस फैमिली से आप आते हो, क्या चीजें हैं। लेकिन फिर भी जो लास्ट एक कंक्लूजन पॉइंट है वो ये जानना है कि आप अपने टारगेट को एक निश्चित समय के अंदर पाने का डिसाइड करिए, ठीक है। इसीलिए तो टाइम टेन्योर रखा गया। यूपीएससी ने क्यों जनरल के लिए 32 साल रखा, ठीक है, जो भी उसका है चीजें, ठीक है। तो ये और यूपीपीसीएस में 40 साल, ये चीजें। फिर भी आप नौकरी को पंचवर्षीय योजना ना बनाएं। दिक्कत ही होती है ना कि जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं, इतनी मोटी किताब, इतनी पतली किताब हमें 1 साल पढ़ने की आदत है, इतनी पतली किताब 2-3 दिन में रिवीजन करके लोग पढ़ के, कभी मेडिकल लाइफ में कोई बंदा हो व्यक्तिगत रूप से, मतलब जितना हमारा कमरा आपका कमरा होता है, इतनी किताबें वो पढ़ चुका होता है, इतनी मोटी मोटी किताबें वो पढ़ता, मतलब जितने में 4 किताब रख दे तो यूपीएससी का पूरा सिलेबस आ जाएगा। इसीलिए प्रोफेशनल ज्यादा सफल होते हैं एकेडमिक्स के, क्योंकि एकेडमिक्स में जो स्टडी की क्वालिटी होती है वो नहीं होती। अगर कोई बीएससी कर रहा है, जैसे पिछली बार आपने पूछा था, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के हो जाता है। और एक बच्चा नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, जेईई की तैयारी कर रहा है, वहां वो 8-10 घंटे, तो 8-10 घंटे पहले से पढ़ाई कर चुका है। अब जब वो सिविल सर्विस में आता है या यूपीएससी में आता है तो उसके लिए बहुत चैलेंज है। पिछली बार हमने बुलाया था मिश्रा जी को, वो ऑलरेडी आईआईटी बॉम्बे क्वालिफाइड, 8-10 घंटे बंदे ने पढ़ा है, तो फिर उसके लिए ये एग्जाम बहुत टफ नहीं रह जाता है। जैसे भाई आप मान लिया 100 किलोमीटर का रेस आप जीते हो, तो 80 किलोमीटर वाला कोई अपनी दिक्कत रहेगा, लेकिन आप 8 किलोमीटर वाला भी नहीं जीते। इसीलिए मैं बच्चों को बहुत फोकस करता हूँ इस बात पे कि आप पढ़ना सीखिए। तो क्या सर 12 साल से पढ़ रहे हैं, आप बताएं, पढ़ना सीखिए। पढ़ना सीखिए मतलब पढ़ने की आदत डालिए कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ करके कंपटीशन नहीं निकलेगा कि 2 घंटे हाँ निकले, फिर 4 साल पंचवर्षीय योजना रहेगा, तब तो पता है 4 लोग कंपटीशन में आ जाएंगे आपके। दूसरी चीज, अगर 1 साल हमारा कंपटीशन पीछे होता है तो 5 से 8 लाख रुपए का नुकसान भी होता है। दूसरा, एनर्जी कम हो जाती है, मोटिवेशन कम हो जाता है। तो एक तैयारी कर लें, पहले बेसिक एडवांस तैयारी को 2 भागों में बांटें। कई बार मैं देखता हूँ यहाँ लोकल क्षेत्र के बच्चे होते हैं,
पैसा उनकी गार्जियन के पास है, उनका पिताजी चाहते हैं लड़का IAS बन जाए, ले जा करके बड़ी बड़ी कोचिंग्स में एडमिशन करा देते हैं, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। 9-10 महीने का कोर्स है, 2 लाख रुपए दिए और 9-10 महीने का कोर्स खत्म। मतलब कब कोर्स खत्म हो गया बच्चा जान ही नहीं पाया। वही वाला हाल हुआ कि एक हवा का झोंका आया और सब उड़ा के लेके चला गया। अब वो साल भर बाद उसे पता चलता है यार तो पढ़ना चाहिए, तब तक कोचिंग फिनिश। फिर वो लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, इसीलिए लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया। फिर वो लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, अब उसे एहसास हो चुका है, सिंसियर हो चुका है कि हमें पढ़ना चाहिए। तो ये जो एहसास 1 साल बाद हुआ, अगर ये पहले ही एहसास हो गया होता, और कई बार मैं तो देखता हूँ 3-3, 4-4 अटेम्प्ट देने के बाद भी लोग एहसास नहीं कर पाते। यहाँ मैं देखता हूँ 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं और 5-6 घंटे, 8 घंटे की क्वालिटी स्टडी नहीं हो पाती। ये तो प्रश्न ही हमारा इसी पे था कि जैसे तमाम लोग हमसे मिलते हैं, हम उनसे मिलते हैं तो कहते हैं भैया क्या कर रहे हो, उनकी एज के 30+ है, तो कहते हैं भैया आप वैकेंसी ही बाबा नहीं दे रहे हैं, हम क्या करें, हम टीचिंग की तैयारी कर रहे थे कि टीचर बन जाएं। और लोग कहते हैं हम उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनकी 33-34 साल हो गई है, कुछ लोग 35+ के आसपास हो रहे हैं। अब आप बताइए कि 60 साल परसेंटेज आयु चल रही है, उस 60 साल परसेंटेज आयु में 35 साल आपका खत्म हो गया है, अभी आप कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, तो मान लिया 40 साल तक आप नौकरी ही पा जाइए और 60 साल परसेंटेज आयु है, तो उसके बाद आप जीवन का बचा क्या है। तो उन्हीं के लिए क्वेश्चन अब आपको बेसिकली पूछ रहा था कि जैसे 35 साल तक वहाँ भी लगे हैं, तो क्या उनको प्लान बी के तहत आ जाना चाहिए? नहीं, यही हमने बताया कि उनका सोशल स्टेटस, परिवार वाले कई बार कहते बेटा तुम तैयारी करो चाहे 40 साल तक करो, ये चीजें। कुछ में घर में खाने पीने दिक्कत नहीं होती, लगातार लगे हुए हैं, ये चीजें हैं। तो ये उनका सेल्फ का होगा, इसमें कोई फार्मूला नहीं है या इसमें कोई गणित नहीं कितना लगा दिया जाए या कब व्यक्ति को बी प्लान बनाना चाहिए, कब व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए, ये उनके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या चीजें। कंपटीशन है नो डाउट, हमने बता ही दिया, उस पर हम लोग बात कर ही लिए। अब देखना है अपनी क्षमता भी देखनी। कई बार हमने बताया ना, लोग कूद जाते हैं, पता ही नहीं है भाई तैयारी की कोई बेसिक रिक्वायरमेंट तो है नहीं, उनको पता ही नहीं कि हम क्या करें तो फिर तैयारी करें। पता चला ठीक है, देखिए आप IAS की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी करो, मैं भी करने लगा, पता नहीं हमें क्षमता है नहीं क्षमता है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, ये सब एनालिसिस का विषय होता है। तो अच्छा, एक कह लीजिए कि ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपका आउट क्लास रहती है। एक क्वेश्चन ये भी है जो बहुत बेसिक इस समय युवाओं के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी हो चाहे सारा चपरासी नौकरी हो, बस वो हो। और तो हम रील्स भी सोशल मीडिया वायरल हुआ करते हैं। लेकिन आप तो इस स्तर पे हैं, आपसे लोग मिलते हैं, हमसे लोग मिलते हैं और लोग मिल रहे हैं। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी करने वाले दोनों लोग या बिजनेस करने वाले लोग, क्या दोनों के जीवन में ज्यादा बेसिक, हम यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ स्टाइल की बात करना चाहता हूँ कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति, एक बिजनेस करने वाला प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला, दोनों की लाइफ स्टाइल में आपको कैसी फीलिंग, अभी रेड आपने क्या किया कि कौन अच्छा जी रहा है? कि इसका जिम्मेदार हमारा समाज है। समाज ये है कि प्राइवेट सेक्टर वाला अगर गवर्नमेंट सेक्टर वाले से ज्यादा भी इनकम कमाता है, तो अभी जब मैं अपनी बात बताऊं, आज की 6-7 साल पहले की बात है, जब इतना पॉपुलरिटी नहीं थी, चीजें नहीं थी, इतने बड़े लेवल पर नहीं था, तो मैं एक शादी में गया हुआ था, अब मैं एग्जाम ही कंटिन्यू दे रहा था, तो एक बाबा जी ने कहा, कोचिंग स्टेबलिश कोच की थी, बढ़िया ठीक था, लेकिन इतनी पॉपुलरिटी नहीं थी जितनी इस समय है, या ईश्वर इतना कृपा उस समय नहीं था, चीजें नहीं थी। तो बाबा जी ने कहा भैया फार्म वार्म को नहीं भरत हो सरकारी नौकरी के। तब समाज में गवर्नमेंट जॉब का एक जो हम लोगों ने चार्म बना रखा है, जो इमेज बना रखा है, इस वजह से ये चीजें हैं। और उसमें कई सारी, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की, मोस्ट सिक्योरिटी, एक बार आप हो गए तो हो गए, ठीक, दबा के पैसा मिलना है, दबा के समय मिलना है, ठीक है, कुछ काम करने वाले बेहतर समाज के लिए कर भी रहे बहुत सारे। जैसे सिविल सर्विस में आप जाते हो, IAS बनते हो, तो वहीं रटा रटाया उत्तर नहीं कि आप IAS क्यों बनोगे, वो जेन्युइन रीजन जानना चाहता है कि आप IAS क्यों बनोगे। हम प्राइमरी में थे, 4th क्लास में, और हमने देखा और DM साहब की गाड़ी आई, बस हमने ड्रीम बना लिया। 4th में कौन ड्रीम बना लेता है, वो तो रटा रहा है उत्तर है। या हमारे पिताजी ने कह दिया IAS बनो,
पिताजी ये कह देते डाकू बनो तो डाकू बन जाते। हाँ, बहुत सारे, जैसे मैं कल देख रहा था, एक वीडियो में देख रहा था कि एक अभी प्रतापगढ़ या कहीं का है, कल मैं देखा मैंने वीडियो, नाम मुझे नहीं याद है, आईएएस है, वो भी प्रॉपर आईएएस है लड़का। उसके पिताजी ने अपना पूरा अटेम्प्ट दिया, नहीं हो पाए, प्राइमरी विद्यालय में टीचर हुए। अब उसने अपने बच्चे में जुनून भरा और बच्चा 22 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस हुआ। तो चीजें उनके जरिए भी हो सकता है। ये चीजें तो गए कि कई सारी चीजें हैं, इसलिए बहुत जरूरी है किसी गुरु के सानिध्य में रहना। यहाँ तो किसी बुराई, आप मतलब किसी का आलोचना कर दीजिए, कुछ बता दीजिए तो नाराज हो जाता है। कहीं घूम रहे हैं डांट दीजिए तो वो थोड़े सफल होंगे, क्योंकि कहा गया है ना कि जब तक आपकी कमियां देखने वाला कोई नहीं होगा। आपने देखा होगा कि विराट कोहली जैसा महान बल्लेबाज, सचिन तेंदुलकर जैसा महान बल्लेबाज, उसका भी एक कोच है, कमी नोट करते हैं डायरी में जब सब खेलते हैं, और वो बताते हैं फिर वो सुधार करते हैं। यहाँ तो बता दीजिए, झगड़ा कर ले, मेरी कमी बताई जा रही है, ये चीजें हैं। तो जब तक सुधार के लिए जो जो बिंदु हैं वो करना पड़ेगा। सबसे पहला, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। जिस दिन स्टूडेंट स्वयं जागरूक हो गया, और कुछ तो और खतरनाक जागरूक होते हैं, बताऊं आपको। मम्मी कही कि मामा के यहाँ शादी है, जाना है, तो कहने नहीं हमें पढ़ना है, हम नहीं जाएंगे। अब शादी में तो नहीं गए, लेकिन जब किताब उठाए हैं, भाई डांस कर रहा होगा, बताओ हम नहीं गए, छेना कट रहा होगा। मतलब बैठे हैं टेबल पे, स्टडी टेबल पे, और दिमाग लगा है शादी में। ठीक, तो चले ही गए होते। मैं तो बच्चों से कहता हूँ खूब एंजॉय करो, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए फांसी लगा लो, हाँ सिंसियरिटी रख करके पढ़ाई कीजिए। मनोरंजन भी, ये दिमाग एक मशीन है ना, इसको भी तो रेस्ट चाहिए। आप एंजॉयमेंट भी कीजिए, लेकिन जब एंजॉय करिए तब एंजॉय करिए, जब पढ़ाई करिए तब पढ़ाई करिए। दोनों को मिक्स न कर दीजिए कि अब पढ़ रहे हैं तो एंजॉय सूझ रहा है, और जब अब दूसरा पक्ष, शादी में चले गए, डांस हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, यार क्या बताए आज का क्लास मिस हो गया। अरे सोचो, जब वहां बैठे हो तो वहीं एंजॉय करो, क्लास तो अटेंड कर नहीं सकते हो आप। ये चीजें, मतलब जहां रहो वहां। अब होगा क्या, मनोरंजन करना होगा तब पढ़ाई ध्यान आएगी, पढ़ाई करना होगा तब मनोरंजन, यानी मिक्स किए हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। जहां जो करना है वहां करिए। अरे ठीक है, आपको मनोरंजन करना, पहले जैसे आज की डेट में युवाओं को लोग बड़ा डांटते हैं, बेचारा युवा क्या करे, समाज उसको टेंशन दे रही है, प्रेमिका उसको टेंशन दे रही है, घर वाले टेंशन दे रहे हैं, मास्टर साहब तो खोपड़ी चढ़े जा रहे हैं, मारे डाल रहे हैं, बेचारा अच्छा नंबर नहीं आ रहा है। वो एक युवा बेचारा क्या करे, उसका दर्द पूछो कि हाँ, बेरोजगार युवा का दर्द क्या है बेचारे का। ये चीजें तो कम से कम कुछ तो रिलैक्स दीजिए उसे, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। ये चीजें हैं, हम लोग दर्द समझते हैं, तमाम सारे बच्चे आते हैं, ये चीजें हैं। घर वाले बताओ 25 साल के हो गए, भैंसा जैसे हो, कुछ किए नहीं, घर का अलग प्रेशर है। अच्छा, वो प्रयास भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो प्रयास, बहुत सारे बच्चों को बताएं 12-12, 10-10 घंटे हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, सीरियस है ये चीजें हैं। लेकिन हमें लगता है कंपटीशन है, उसको ओवरकम करके आगे निकल रहा है, ये चीजें। तो सबसे बड़ी चीज जो कंक्लूजन में हम बताएं, सबसे बड़ी चीज है स्टूडेंट को खुद का सीरियस होना। दूसरी चीज, उसको अपनी क्षमता पहचानना कि हमें क्या कर सकते हैं, हम किस परीक्षा में जा सकते हैं। नहीं है तो आप काउंसलिंग करिए, हम लोग पास आइए, हम लोग बताएंगे, ठीक है। या जो सफल है उसके पास जाइए, उस फील्ड के सफल व्यक्ति से जरूर मिलिए। नहीं मिल सकती तो किताबें पढ़िए, बहुत अच्छी, मैं भूल गया नहीं तो आपको बताया, बहुत अच्छी पुस्तक है अवचेतन मन की शक्ति। मैं तो सभी स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से पढ़ी भी उसे, कई बार पढ़ा है। आप अवचेतन मन की शक्ति बहुत अच्छी किताब, उसे जरूर पढ़ें। और अगले वीडियो में हम लोग चेतन मन और अवचेतन मन पर बात करेंगे, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, चेतन मन और अवचेतन मन। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये जो भी आपने युवाओं के लिए कहा भी कि हम लोग क्या काम करते हैं, आपने सुना भी। ये विचारों की उठक बैठक कार्यक्रम एपिसोड चला करता है, इसको आप देखा कीजिए। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, आपका भी बहुत बिजी शेड्यूल है, हमारा भी बहुत बिजी शेड्यूल है, सब लोग थोड़ा सा बहुत छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, इससे परिवार की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन युवाओं के लिए निस्वार्थ भाव से हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग बचपन से लेकर के
एक मराहे से लेके महल तक पहुंचने का जो हमारा अभी तक सफर रहा है, उस सफर में, उस रास्ते में हम लोगों को जो जो कठिनाइयां, परेशानियां, कांटे चुभे हैं, हम अपने बच्चों से, अपने युवाओं से, अपने बहन बेटियों से उस चीज के बारे में, उस समस्या के बारे में पहले अवगत करा दें। जैसे भी आपने वीडियो के बीच में कहा है कि हमें यहाँ से मान लिया लखनऊ जाना है, रास्ते में शेर है, अब हमें पता नहीं है कि रास्ते में बिल्ली मिलेगी कि शेर मिलेगा, हम ना बताएं, और शेर समझ के आप जा रहे हो और आते हो आपको बिल्ली भी ना मिले। तो सही मार्गदर्शन देते रहें जिससे आप अपने मंजिल तक पहुंच सके। मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो सफल असफल दोनों हो सकता है। सफलता डिग्री प्रमाण पत्र नहीं है उसका। सफल व्यक्ति वो है जो उस रास्ते पे केवल चला हो। अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे गुरु लोग ये बताते रहते हैं कि हाँ, ये नहीं है कि हम घर से बाहर नहीं निकले हैं, जो यहां से दिल्ली तक गया हो और वहां से वह आया हो, भले वहां नौकरी नहीं किया, उदाहरण के लिए, लेकिन गोंडा से लेके और दिल्ली तक जाने का सफर उसने तय किया है, तो बता सकता है कि बस से जाए कि ट्रेन से जाए। जैसे आप भी यूपीएससी की तैयारी किए, कई बार आप क्वालिफाई भी किए हैं, तो आप बता सकते हैं उसके बारे में। आप इतना बड़ा संस्थान चला रहे हैं, कम से कम 1000 की या 500 के ऊपर आपके पास सीट है लाइब्रेरी की, 1 डे की सारी क्लासेस चल रही हैं, यूपी पीसीएस की क्लास में चला रहे हैं, तो इससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है। ऐसे जो भी कुछ है, जैसे जिस भी क्षेत्र में कोई किसान है जो वास्तव में खेती कर रहा है, वो आपको बता सकता है कि कौन से बीज हम लाए थे, डाले थे। मेरे भाई बहन, आप जब भी अपना समय अपने करियर पे लगाएं, जो भी समय बचे वो ऐसे संगत से, कहना कि संगत, आपकी जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। आप अपनी संगत अच्छी बनाएं, अच्छे लोगों के साथ में बैठें। जो भी समय मिले, समय या मनोरंजन, जैसा भी आपने कहा, मनोरंजन का साधन मोबाइल ही नहीं हो सकती है। मनोरंजन का साधन आपका मित्र भी हो सकता है। उस मित्र के साथ बैठे, कप चाय पी, उससे डिस्कस करें। हो सकता है हंसी मजाक में भी कुछ ऐसे शब्द निकल आए जो आपके लिए रामबाण हो जाए। हर गंदी चीज के पीछे एक अच्छी चीज छुपी होती है, और हर अच्छाई के पीछे कुछ बुराइयां भी छिपी होती हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता करके अपने बात को समाप्त करूंगा, आज के कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। एक पिक्चर आई थी कुछ साल पहले, जिससे विद्या बालन जी उभर के सामने आई, डर्टी। बहुत गंदी पिक्चर है, बहुत गंदी पिक्चर होने पर भी बहुत हाईलाइट हुई। लेकिन डर्टी पिक्चर जब देखा हम लोगों ने, हमारी भी मनोकामना हम भी देख लेते हैं, तो लोगों के देखने का नजरिया होता है। तो अब हमने क्या देखा उसमें, हमें बस एक चीज सीखा उससे। विद्या बालन एक लाइन बोलती है अपने बहनों को, अपने भाइयों को, सबको युवाओं कहना चाहता हूं, उस सीन में है, जब जाइएगा तो देखिएगा लोगों ने क्या देखा वो एंजॉय लिया, हमने क्या देखा। वो एक लाइन बोलती है भाई साहब, वो जाती है ऐसे कार्यक्रम में, तो लोग मजा लेते हैं। जो गंदी पिक्चर है तो उसको लोग 20 रुपए देते हैं, तो कुछ इरिटेट नहीं होती है, ना कुछ रिएक्ट करती है, वो 20 रुपए लेके चली आती है, और एक जगह जाती है उसमें वहां से वो दुत्कार दी जाती है। तो जब वापस आती है 20 रुपए लेकर के, तो 20 रुपए के नोट से दिखाती है और कहती है, सुनिए जनाब, कुछ तो मेरे अंदर है जिसके लिए उसने 20 रुपए दिया है। सही, बस मुझे वही जो आपके अंदर है वही पहचानना है, और वही वो पहचान गए, और फिर कहां से कहां पहुंच गए जानते हैं। तो मेरे भाई, आप अभी आपने बताया कि आप लोग आइए, आपसे मिलिए, हम उससे मिलिए, कुछ तो आपके अंदर है। और ऐसा नहीं है कि मानव प्राणी में, जो मानव एक प्राणी आया है, कुछ ना कुछ देके भगवान ने भेजा है, उसी कुछ को पहचानना है। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को ऐसा आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने युवाओं तक पहुंचाते रहिए। पता नहीं किस बहन बेटी भाइयों के जीवन में बदलाव आ जाए, किस विचार से। जय हिंद, जय भारत।